तो आज हम लास्ट ईयर का पेपर करेंगे और यहाँ पर देखा गया है कि लास्ट ईयर के पेपर में से 20% तो पूछते ही हैं। तो आपके यहाँ पे 20% मार्क्स मतलब 12 नंबर आपके यहाँ के पक्के हो जाएंगे और थोड़ी बहुत जो आपकी पढ़ाई है वो, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सान्या आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो घूमते घूमते शाम को घीसू और माधव कहाँ पहुँचे थे? तो घूमते घूमते घीसू और माधव शराब खाने के सामने पहुँचे थे। पीर बख्श के दादा क्या काम करते थे? पीर बख्श के जो दादा थे वो चुंगी के महकमे में दरोगा थे। चुंगी के महकमे में दरोगा थे। आखिरकार गजादर बाबू को कहाँ नौकरी मिली? तो गजादर बाबू को नौकरी रामजी मल की मील में मिली थी। फिर दुख भरी दुनिया कहानी के कहानीकार कौन है? तो दुख भरी दुनिया कहानी के कहानीकार कमलेश्वर है। सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र कौन बनी हुई थी? तो सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र चीफ की पत्नी बनी हुई थी। सागर के पिता की मृत्यु का कारण क्या था? सागर के पिता की मृत्यु का कारण दिल का दौरा था। सज्जन के जेब कटने पर किसे शिकायत की गई थी? तो सज्जन के जेब कटने पर टिकट घर में शिकायत की गई थी। तिरिच किसी को काटने के बाद क्या करता है? तो तिरिच पेशाब करके उसमें लौटता है। कितने वर्ष काम करके गजादर बाबू सेवानिवृत्त हुए? तो 35 वर्ष के बाद गजादर बाबू सेवानिवृत्त हुए, रिटायर हुए। सज्जन की पत्नी का नाम क्या है? तो सज्जन की पत्नी का नाम सुषमा है। अब हम यहाँ पे देखेंगे किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। क्या है कि हिसाब नहीं पड़ेगा तो जूतियाँ गठेगा। हिसाब नहीं पड़ेगा तो जूतियाँ गठेगा, यह संदर्भ दुख भरी दुनिया से लिया गया है और इसके रचयिता हैं या इस कहानी को लिखने वाले कौन हैं? तो कमलेश्वर हैं। जब बिहारी बाबू अपने बेटे दीपू को कहते हैं कि हिसाब नहीं पड़ेगा तो जूतियाँ गठेगा। अब जो बिहारी बाबू हैं वो बिजली कंपनी में कार्यरत हैं और उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही कमज़ोर है। तो वे चाहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर अगर इंजीनियर पढ़ेगा तो अच्छी लाइफ जिएगा और हम भी अच्छी लाइफ ही जिएंगे उसके बाद। इसलिए उनकी उपेक्षाएं हैं या उनकी उम्मीदें अपने बेटे से कि वह बड़ा होकर एक अच्छी नौकरी हासिल करेगा। इसलिए वो बार बार उससे पूछते हैं कि तुमने पढ़ाई करी, या बार बार टेबल्स पूछते हैं कि 18 सत्ते क्या होता है। जब वह 18 सत्ते का जवाब नहीं दे पाता है तब वह क्या कहता है कि तब वह रोने लग जाता है और उसके पिता उसे मारते भी हैं और पूरी रात वह रोता रहता है। इसमें बच्चे की एक दयनीय स्थिति का भी वर्णन किया गया है, जहाँ पर माँ बाप की क्या है, मध्यम वर्गीय परिवार है, गरीबी है, मजबूरी है, यह सब दिखाया गया है और माँ बाप का संघर्ष दिखाया गया है, विवशता बताई गई है और अपने बच्चों के प्रति भ्रमात्मक भरोसा दिखाया गया है। इसमें मतलब भ्रम है, एक भविष्य का सपना दिखाया गया है, आशा और निराशा का द्वंद्व है इसमें, और मानवीय मन के सभी भावों का मानवीय अंकन किया गया है इसमें। और दीपू जैसे बच्चे जो माँ बाप की आशा, अभिलाषा और दबाव के कारण एक बदनसीबी का शिकार हो जाता है। और कहानी जो कहानीकार है कमलेश्वर की भाषा जो है सरल है और प्रभाव पादक है, शैली मार्मिक है। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि ले जा, खूब खा, आशीर्वाद दे, जिसकी कमाई है वह तो मर गई मगर तेरा आशीर्वाद जरूर पहुँचेगा। तो यह जो संदर्भ है यह कफन कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। जब घीसू और माधव कफन लेने के लिए बाज़ार में शराब की दुकान पर पहले शराब पीते हैं और फिर कहीं जाकर खाना खाते हैं, तो भरपूर खाना खाते हैं और जो खाना बच जाता है वो भिखारी को दे देते हैं। तो घीसू कहता है कि ले, खूब खा, आशीर्वाद दे, जिसकी कमाई है वह तो मर गया। मतलब
कि जिसके लिए हम कफन लेने गए थे उनकी बहू के लिए, वह तो मर गई है अब, पर ये जो खाना है इससे वो आशीर्वाद देगी, वो तुम्हें आशीर्वाद देगी, जिसकी कमाई वह तो मर गई मगर उस तेरा आशीर्वाद उसको ज़रूर पहुँचेगा, मतलब कि तू उसको आशीर्वाद दे। तो वो आशीर्वाद देता है कि तुम हमेशा खुश रहोगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। तो यह जो कहानी है, यह जो संदर्भ है चीफ की दावत से लिया गया है, जिसमें शामनाथ, जो शामनाथ की बूढ़ी माँ है, वह कहती है कि चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, सारी की सारे जो मेरे पास सोना था उससे मैंने तुम्हारी पढ़ाई करा दी। तो वह बेटा चिढ़ जाता है, वह कहता है कि पढ़ाई की है, कोई जुए सट्टे में पैसे नहीं आ रहे हैं। तो माँ की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है इसमें। इसमें शामनाथ के द्वारा अपनी माँ को एक तीखी आलोचना की गई है कि ये हमारे साथ क्यों रहती है। वृद्धों का जब वृद्ध हो जाता है इंसान, तो मतलब एक बड़ा इंसान हो जाता है, तो एक दूसरे इंसान के द्वारा अपने माँ बाप की केयर नहीं करना, वो भी दिखाया गया है इसमें। और इसमें बूढ़ों की तीखी आलोचना की गई है शामनाथ के द्वारा। और वो उससे चीफ के आने की खुशी है, पर उसमें चीफ के आने की खुशी में वह माँ का बार बार तिरस्कार करता है, जबकि शामनाथ का जो बॉस था, जो चीफ था, वह उसकी माँ के प्रति उस आदर भाव रखता है और उससे कहता है कि तुम मुझे फुलकारी ज़रूर बना के देना और कोई गीत भी सुनाओ, आपके यहाँ टप्पे गाए जाते थे तो आप सुनाइए मुझे, मुझे बहुत पसंद आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि एक एक पेड़ मेरा परिचित निकलने लगा, इसी जगह मैंने कई बार सपने में तेरी से बचने के लिए मैं भागा था। इसको देखते हैं। इसी कहानी में हम ये देखेंगे कि वापसी कहानी का सारांश क्या है। तो वापसी कहानी में हम ये देखेंगे कि जो गजाधर बाबू है वो नौकरी करने के बाद जो है वो 35 साल के बाद अपने घर पर आते हैं। उन्हें उनका बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, पर जैसे ही वो घर में आते हैं तो घर के लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बल्कि जैसे ही वो आते हैं तो पहले तो सारे बच्चे साथ में बैठे रहते हैं, पर जैसे ही गजाधर बाबू आते हैं तो वो बच्चे चुप हो जाते हैं, हंसी मजाक बंद हो जाती है। जब उन्होंने ये देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा लगता है। और जब सुबह को नाश्ते के लिए बैठते हैं तो उनकी पत्नी भी उन्हें नाश्ता नहीं देती, तब उन्हें अपने नौकर की याद आती है कि वो कैसे मेरे लिए नाश्ता बना के आ जाता था। और जब वो अपने बच्चों को अपनी पत्नी के द्वारा वह कहती है कि यह लड़की तो कोई काम नहीं करती, तब वो मजबूरन अपने बच्चों को जब चिल्लाने लगते हैं और नौकर को निकाल देते हैं तो उनका बेटा उन पर चिल्लाता है और इस प्रकार वो बहू को भी काम करना पड़ता है। तो आखिरकार सब लोग उनसे परेशान हो जाते हैं और जो चाहते हैं कि यहाँ से चले ही जाए, तो उनका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो आखिरकार वो मजबूर होके जाने का फ़ैसला कर लेते हैं और वो नौकरी भी करने लगते हैं मिल में। तो इसको अगर हम इसका कंक्लूज़न निकालें तो उषा प्रियवदा द्वारा लिखित यह कहानी वापसी है। इसमें इस कहानी में आज के यथार्थ को प्रस्तुत किया गया है और पुराने मूल्यों को
तिरस्कृत किया गया है। उसी तरह परिवार में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको भी तिरस्कृत नज़रों से देखा है। तिरस्कृत नज़रों से मतलब आप क्या कहेंगे कि अपमान की नज़रों से देखा जाता है, उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है, परिवार में उनकी कोई अहमियत नहीं रहती। जो पति के अस्तित्व मात्र से मांग में सिंदूर डालने के अधिकार नहीं होकर समाज में प्रतिष्ठा पाती है, वही पत्नी अपने बूढ़े और लाचार पति के सामने 2 वक्त का भोजन परोसना ही अपना कर्तव्य मानती है। इसके विपरीत विडंबना और क्या होगी। मतलब गजाधर बाबू जब स्टेशन के क्वार्टर में थे तो पत्नी के साथ बिताए हुए मधुर क्षणों को स्मरण करते थे कि मैं जब यहाँ से चला जाऊँगा, सेवानिवृत्त हो जाऊँगा, रिटायर हो जाऊँगा, तो मैं वैसे ही ज़िंदगी जीऊँगा। लेकिन यह संभव नहीं हो पाया है। यहाँ पे मध्यम वर्गीय परिवार की समस्याओं और मूल्यों का पतन दिखाया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे कि दुख भरी दुनिया कहानी के आधार पर दीपू का चरित्र चित्रण कीजिए। अब दुख भरी दुनिया में हमने क्या देखा था, जो कमलेश्वर हैं यहाँ बिहारी बाबू अपने बेटे को बहुत मारते हैं, और इसमें बिहारी बाबू की क्या दिखाया गया है, मध्यम वर्गीय परिवार की गरीबी दिखाई गई है। और बिहारी बाबू और विमला की कहानी नहीं है, यह सभी गरीब परिवारों की कहानी है। माँ बाप का संघर्ष है और बच्चों की एक दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। दीपू कैसा लड़का है, दीपू एक डरपोक लड़का है जो अपने पिता से बहुत डरता है और पिता के सपनों को पूरा करना चाहता है, पर अभी वह काफ़ी छोटा है तो वह उनकी उपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि चेहरे कहानी का सार लिखकर उसकी विशेषताएं बताइए। अब चेहरे कहानी जो है उसमें चेहरे कहानी जो है वो चित्रा मृदुल के द्वारा लिखी गई है और इसमें एक भिखारी की आर्थिक और शारीरिक दृष्टि से जो शोषित भिखारिन की कहानी है, जिसमें वह भूख मिटाने के लिए लोगों से भीख मांगती है और उसके जो बच्चे होते हैं वो भी उनका साथ देते हैं। और जब कोई जेब कतरा या जेब कट जाती है तो भी उन भिखारियों को ही दोष दिया जाता है कि भिखारिन यहाँ से घूम रही थी, इसने ही मेरा जेब काटा होगा। साथ ही समाज के द्वारा उनकी तीखी आलोचना की जाती है और उन्हें बैड वर्ड्स कहे जाते हैं, बुरे शब्द कहे जाते हैं उनको। जब भिखारिन भीख मांगती है तो व्यक्तियों के द्वारा कहा जाता है कि व्यक्तियों के द्वारा उनकी शारीरिक निंदा की जाती है। तो हम इसमें देखेंगे कि चित्रा जी ने इस कहानी में समाज के निम्न वर्ग की स्थिति का यथा चित्रण किया जाता है। जो सुबह भीख मांगती है, गंदे कपड़े पहन के घूमती है, उसी को रात को सिपाही अयाशी करते हैं। इस तमाम घिनौनी सच्चाई की लेखिका में इस कहानी के माध्यम से दिखाने की कोशिश की कि सबके अपने अपने चेहरे हैं, पुलिस वाले के अपने चेहरे हैं, अधिकारी के अपने चेहरे हैं, कुल मिलाकर भिखारिन का भी एक चेहरा है। अतः लेखक ने इन सब चेहरों का पर्दाफाश करने की कोशिश की है और इस कहानी के आधार पर सामाजिक व्यवस्था एवं अधिकारी लोगों के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त किया है। भिखारिन द्वारा कही गई बात पुलिस अधिकारी और रेलवे अधिकारी के मुखौटे उतार फेंकती है और चेहरे कहानी में भिखारिन के साथ सिपाही के द्वारा जो अत्याचार किया जाता है वह भी इसमें दिखाया गया है। अब हम देखेंगे शोक कहानी। शोक कहानी में मनहीप सिंह के विचारों का वर्णन। अब हम शोक कहानी देखेंगे। शोक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, तो महीप सिंह के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है आपको, तो आप लिखेंगे कि शोक कहानी महीप सिंह के द्वारा लिखी गई है। और शोक नामक कहानी में क्या होता है कि पिता की मृत्यु में हो जाती है तो शोक भरे जो वातावरण होता है, दुख भरा जो एक वातावरण होता है, उसमें जो उनका बेटा है वह बहुत संवेदनशील हो जाता है और सामाजिक छवि दिखाने का प्रयत्न करता है। मतलब कि जब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो वह समाज से क्या चाहता है
वो देखेंगे हम इसमें, और मानवता के पतन की झलक भी दिखाई गई है। जो MP सागर जी के पिता हैं वो 72 साल के हो गए हैं, होते भी स्वस्थ हैं, पर सुबह को उनको दिल का दौरा पड़ता है और वो उनका निधन हो जाता है। अपने पिता की मृत्यु का शोक समाचार वे अपने परिचितों को जब सुनाने के लिए फ़ोन करते हैं, तब सागर जी को समझ में नहीं आता है कि वे किससे फ़ोन करें। तब उनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फ़ोन करना उचित लगता है। मतलब हमें समझ में नहीं आता है कि मैं किसको फ़ोन लगाऊँ, किसको नहीं लगाऊँ। बात करते उन्हें महसूस होता है कि 5 से 10 मिनट का समय लगाने से काम जल्दी ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए वे तुरंत अगला नाम ढूँढने लगते हैं। ठीक है ना। उनका ध्यान वापस फ़ोन करने की तरफ गया। अगला फ़ोन 19, अहमद, अनिल, अरोरा, अनूप सिंह, सभी को वो सोचने लगते हैं कि मैं किस किस को फ़ोन लगाऊँ। तो अगर हम इसका निष्कर्ष देखें तो ये कह सकते हैं कि जो मानव जीवन है उसमें जो सामाजिक संबंधों की अहमियत है और जो पारिवारिक संबंध है, उसमें पिता की जब मृत्यु हो जाती है तो जो वो दृश्य देखता है मानो उसमें भी उसमें वह स्वार्थ देखता है। जीवन से परिचय करने वाले पिता की मौत के दुख से अधिक दुख वो पुत्र को उनकी मौत पर परिचित लोगों के न आने से होता है, कि परिचित जिनको मैंने फ़ोन लगाया था वो आए ही नहीं। मानव समाज के संवेदनहीन होने के कारण उसकी भावना को चित्रित किया गया है कि अपने रुतबे को दिखाने के लिए मानव किसी भी मौके को छोड़ना नहीं चाहता है। अगर किसी घर में शादी होती है तो भी वह बड़ी धूमधाम से करता है। वो समाज को दिखाता है कि मैं कितना संपन्न हूँ, मैंने अपने बच्चे का विवाह कितना अच्छी तरह से किया है। और चाहे वे पल शौक के क्यों ना हो, उसमें भी वह अपनी दिखाना चाहता है कि मैंने अपने पिता का शौक, मतलब जो अंतिम यात्रा है वो कैसे मैंने बहुत धूमधाम से उनको विदा किया। ठीक है ना। और ये कहा जा सकता है कि अपने स्थान मान से परे मानव को जीवन में हर पल भोगना चाहिए, क्योंकि जीवन का कटु सत्य मृत्यु ही है। मतलब वो कह रहे हैं कि जो जीवन का कटु सत्य यदि मृत्यु है, तो आप फिर समाज से इतनी आशाएं क्यों लेके बैठे हैं? कोई आया कोई ना आया तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भूतकाल में घटित घटनाओं के कारण हम भविष्य में घटने वाली घटनाओं को क्या करते हैं, हम वर्तमान में नष्ट कर देते हैं। इसलिए मानव को जीवन मरण के बीच के समय को जीना चाहिए। मतलब जीवन और मरण का जो समय है, उसका जो समय है आपको उसमें जीना चाहिए, न कि फ्यूचर में जीना चाहिए, ना ही पास्ट में जीना चाहिए। ठीक है। तो हमने आज यहाँ पर कुछ बहुत कहानियाँ इसमें सारी कवर करी हमने। कफन, वापसी, चेहरे, शोक, तिरछ। थोड़ा आप और अच्छे से आप कर सकते हैं थोड़ा पढ़ के। मैं अलग अलग कहानियों को भी एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। बाय बाय।